मैंने 2 पंखे चलाने हैं, 1 मोटर चलानी है, 1 फ्रिज चलाना है और 3-4 मैंने बल्ब यूज़ करने हैं। मुझे इसका ज़रा एस्टिमेशन बना कर दे दें। इवन कि आप 3 किलोवाट के इन्वर्टर से एसी चला सकते हैं। उसके बाद फिर लिमिटेशंस हैं, कुछ पंखे, एक फ्रिज, 2-3 लाइट हैं, बस इससे ज़्यादा आप लोड नहीं डाल सकते। कि मेरे पास हैं जी 2 लाख रुपए, मैं इन 2 लाख में कैसा सिस्टम मेरे पास आ सकता है और वो क्या कुछ चला सकता है? मुझे ये सिंपल वर्ड्स के अंदर बता दें। ये कॉन्सेप्ट कि इसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आया है, नेगेटिव चेंज आया है। अच्छा। उसमें उसकी जो रेशियो है वो इसकी जनरेशन से जो फॉसिल फ्यूल्स की एमिशन से कमी हो रही है, उससे बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम। दी डिजिटल हब की एक और पॉडकास्ट में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट मैं ऐसे समझता हूं क्योंकि वो रिलेट कर रहा है कॉमन इश्यूज़ में। आजकल बिजली के बढ़ते हुए रेट्स, फिर उसके ऊपर टैक्सेस, इस सब का जो इस टाइम पे सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो सोलर पैनल्स हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एहसन बिलाल साहब, जिनका ताल्लुक़ है DI खान से। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, इस फील्ड में आप कब से हैं और किस तरह इस फील्ड में आपका आना हुआ? देखिए, टेक्निकल फील्ड से बचपन से ही मुझे शौक था, तो इंटर में ही मैंने फील्ड चुन ली थी। DI खान से DI 3 ईयर्स डिप्लोमा किया, उसके बाद बैचलर के लिए मैं कॉमसेट एबटाबाद गया। उसके दौरान ही इलेक्ट्रिकल पावर के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, उसके दौरान UET पिशावर में मेरा एडमिशन हो गया। तो वहाँ मैंने 4 ईयर्स कंप्लीट किए फील्ड से। तो फील्ड से रिलेटेड मेरी 7 ईयर्स टोटल स्टडी रही। तो उसके बाद चूँकि टेक्निकली कुछ प्रैक्टिकल करने का शौक था, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे मैं अपने स्किल्स को कहीं यूटिलाइज कर सकूँ। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मैं अपने शौक को पूरा कर सकूँ। तो उसके बाद फिर मैंने 2 साल लेक्चरशिप पे गुजारे GCT DI खान में, लेकिन वो शौक मेरा पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर उसके दौरान ही मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढना शुरू किए जहाँ पे मैं इन स्किल्स को प्रैक्टिकल फॉर्म में यूटिलाइज करूँ। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सोलर अब बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में पाकिस्तान की तरफ ना आ रहा था, फोकस था बहुत से वेंडर्स का। तो वैसे भी चूँकि ये अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज में सोलर पैनल जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्सेज में आता है, जिससे क्लाइमेट को पॉजिटिवली फ़ायदा है। कोई हार्मफुल गैसेस का एमिशन नहीं है इसकी जनरेशन में। अच्छा, हमने तो ये सुना है कि इसकी वजह से ही गर्मी बढ़ रही है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ऐसा कोई ये गलत है। मैं उसके बारे में डिटेल से कुछ बता देता हूँ। ठीक है। पैनल्स की जब भी किसी जगह पावर जनरेट की जाती है तो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें डीजल है, कोयला है। तो अगर आप उसकी जनरेशन को, ज़्यादातर दुनिया में ना फॉसिल फ्यूल से जनरेशन की जाती है। अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज में सिर्फ हाइड्रो पावर स्टेशन है जहाँ पानी से बिजली पैदा की जाती है। ठीक है। दूसरा जो बड़ा सोर्स है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। न्यूक्लियर एनर्जी से जो वेस्ट निकलता है वो ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, जिसमें गामा रेज की इमिशन है जो कैंसर का रीज़न भी बनते हैं। उसकी जो फॉसिल फ्यूल्स, उसमें जो वेस्ट निकलता है वो कोयले या डीजल के साथ बिजली बनाने से जो निकलता है उससे ज़्यादा हार्मफुल है। अच्छा। तो अगर आप अपनी जनरेशन किसी अल्टरनेट एनर्जी ऐसे सोर्स से करेंगे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आता हो, जैसे पानी है, हवा है और सूरज की बिजली है, सूरज की रोशनी है, तो ये कॉन्सेप्ट कि इसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आया है, नेगेटिव चेंज आया है। अच्छा। उसमें उसकी जो रेशियो है वो इसकी जनरेशन से जो फॉसिल फ्यूल्स की एमिशन से कमी हो रही है, उससे बहुत कम है। जैसा कि आप बिजली बनाते हैं कोयले से, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका एमिशन रेगुलर रहता है फिजा में, तो क्लाइमेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। डीजल से बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से बनाते हैं। तो जहाँ तक जनरेशन के टाइम का ताल्लुक है, तब तक तो सोलर से कोई नुकसान नहीं है, क्लाइमेट को फायदा है। हाँ, ये एक अलग बात है कि इसकी ज़्यादा इंस्टॉलेशन से जो ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं या रोशनी को और हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उससे क्लाइमेट पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो एक बात है कि जितनी रोशनी या हीट को ये रिफ्लेक्ट करता है वो क्लाइमेट को गर्म कर रहा है, लेकिन उससे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाए। सही। तो ओवरऑल इसका फ़ायदा ही है कि रिन्यूएबल सोर्सेज में ही आ रहा है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी बात है ये गलत है इस बारे में।
अच्छा एहसन भाई, कॉमन क्वेश्चंस पे आऊँगा। अब मैंने सोलर लगवाना है मिसाल के तौर पे, सोलर क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? और दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं, सोलर लगवाने से पहले मुझे कौन सी चीज़ें माइंड में रखना ज़रूरी है, समझना मेरे लिए ज़रूरी है? जी सर, जहाँ तक बात है सोलर लगाने के फायदे की, तो जहाँ पे आपका प्राइमरी सोर्स जो कि यूटिलिटी है, जिसे हम वापडा की बिजली बोलते हैं, वो जहाँ है ही नहीं सिरे से, जी जी, तो वहाँ तो आपको कोई अल्टरनेट सोर्स चाहिए एनर्जी के लिए। एग्जैक्टली। तो उसमें सोलर पैनल्स को प्रेफर किया जाता है, और पाकिस्तान में इस वक्त आपकी अल्टरनेट सोर्स जो है वो है ही सोलर पैनल। इसके अलावा विंड एनर्जी है, उसका वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नेचुरल सोर्स है विंड भी और सनलाइट भी, तो सनलाइट क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है तो उसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर यूटिलिटी आपके पास है, प्राइमरी सोर्स है, फिर भी आप सोलर लगवाते हैं, तो फिर आपको ये फ़ायदा है कि जो यूटिलिटी बिल्स की फॉर्म में जो आप पेमेंट करते हैं वो आपकी बचत हो जाएगी। सिर्फ इनिशियल कास्ट आप पे आती है और कुछ ना कुछ मेंटेनेंस उसकी रहती है, ठीक है, जो कि कोई एक्सपेंसिव नहीं है। तो फ़ायदा तो है, हर हाल में फ़ायदा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम वापडा और सोलर दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं जी, तो ये किस तरह से ये चीज़ काम करती है, और क्या गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है? देखें, गवर्नमेंट सपोर्ट तो आपको इस फॉर्म में ऐसे ही कर सकती है कि अगर वो टैक्स से इसको एग्जाम्प्ट रखे, जैसे कि सोलर पैनल पे कोई टैक्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम ऐसे ही समझेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी दी रखी है। मतलब काफ़ी बड़ी अमाउंट में इसकी पेमेंट्स बाहर जाती हैं, जिसकी बहुत बड़ी इंपोर्ट है। जी। तो उसके बावजूद उन्होंने टैक्स नहीं लगा रखा। ठीक है। और जहाँ तक आप कहते हैं कि दोनों को मिलकर चलाने का, तो वो तो इन्वर्टर का काम है, वो इससे डील करता है। अच्छा। दोनों को मिला के, हाँ, आप प्रायोरिटी पे सोलर पैनल को रखेंगे, सही, तो सेकंड प्रायोरिटी पे आपकी वापडा आ जाएगी। अच्छा, अब सोलर लगवाना है तो मुझे किन किन चीज़ों को माइंड में रखना ज़रूरी है? एक तो एक बंदे की अपनी ज़रूरत होती है ना, उस हिसाब से लगा रहा है, उस चीज़ को मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इससे पहले मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? क्या इनकी कोई टाइप्स भी होती हैं या क्या सिनेरियो होता है? जी, टाइप्स हैं, कंपनीज भी, डिफरेंट कंपनीज भी हैं, और टाइप्स भी हैं। टाइप्स में मेन 2 टाइप्स हैं, पी टाइप और एन टाइप। अच्छा। मतलब पी टाइप में ये दोनों सेमीकंडक्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन से, मतलब उनमें थोड़ी टेक्निकली, उनमें अगर मैं ब्रीफ करना चाहूँ, हाँ, हम तो इसको ऐसे ही, एक कॉमन बंदा है उसके लिए इतनी डिटेल में तो आई डोंट थिंक सो कि वो जाके देखेगा ना, उसको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो हमें उसी एंगल से बताएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हम उस चीज़ को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी हो। जिस तरह से आपने 2 टाइप्स बताई हैं, एन टाइप है, पी टाइप है, तो थोड़ा सा इसका हमें इंट्रोडक्शन दे दें कि ये क्या चीज़ है और इनमें से दोनों में से बेटर कौन सी चीज़ है हमारे लिए? नहीं, पी टाइप पुरानी टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर की ही टाइप है ये भी। एन टाइप भी सही। पी टाइप में जो है कुछ उसका वो स्ट्रक्चर जो है सेल का, वो कुछ ऐसा है कि उसमें डिग्रेडेशन रेट ईयरली, जो उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, वो ज़्यादा है। अच्छा। उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिप किया जाता है बोरॉन में। वो भी एक मटेरियल है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करता है। सही। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे कोरोजन भी पैदा होती है और पैनल की परफॉर्मेंस जल्दी कम होती है। अच्छा। एन टाइप में उन्होंने, और दूसरा उसमें होल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स जो है ना, वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा। तो एन टाइप में जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का काम करते हैं, और इसमें उन्होंने बोरोन के बजाय फास्फोरस यूज किया है। इस सेल को फास्फोरस में डिप किया जाता है, जो कि सेम ही रोल प्ले कर रहा होता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ उसका जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो कम हो जाता है। अच्छा। तो पैनल की जो लाइफ स्पेन है एन टाइप की वो ज्यादा है, पी टाइप की कम है, और परफॉर्मेंस में भी एफिशिएंसी जो है वो एन टाइप की ज्यादा है, क्योंकि फास्फोरस खुद भी इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन का भी काम करता है। तो इसमें परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी आप कह दें, वो एन टाइप की कुछ ज्यादा है। अच्छा। और ईयरली डिग्रेडेशन रेट एन टाइप का इसलिए कम है कि मतलब पैनल जो भी आप लेंगे, पहले साल में वो 3% अपनी परफॉर्मेंस को कम करेगा। अच्छा। फिर हर साल 1% कम करता है, पी टाइप की बात करें। अच्छा। तो एन टाइप में कंपनीज क्लेम करती हैं कि हमारा पैनल फर्स्ट ईयर डिग्रेडेशन रेट 1% होगा। अच्छा। और फिर हर साल सिर्फ 0.4 to 0.5% तक होगा। लेकिन टेम्परेचर जो है वो मेन फैक्टर है इसकी परफॉर्मेंस में। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, पैनल्स की परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और लाइफ सब कम होंगे। तो 45 डिग्री इसका नॉमिनल टेम्परेचर है पैनल का। ठीक है। लेकिन ये याद रखे, जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 45 होता है, तो ये 2 टाइम्स होता है, 70 प्लस में रहता है इसका टेम्परेचर।
अच्छा अच्छा, ये जो नॉर्मली ये इशू होते हैं ना, अब आपने तो ये 2 टाइप्स बता दिए, ठीक है। हमारे लिए सिनेरियो क्या होता है, हम एक सिटी की बात कर लेते हैं। सिटी में एक शॉप में जाएँगे ना, उसकी अपनी प्राइसेज़ हैं, उससे निकलेंगे दूसरी में जाएँगे, उसकी अपनी प्राइसेज़ हैं। तो हर कोई अपनी कहानी पढ़ रहा होता है, भई ये बी कैटेगरी है, ये ए कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है। तो ये क्या सिनेरियो है? इसमें हम कैसे खुद को सिक्योर कर सकते हैं? अब हमें तो नहीं आइडिया इस चीज़ का। देखिए, आम लोग इतनी अवेयरनेस रखते नहीं हैं कि वो एग्ज़ैक्टली। आप किसी पैनल को मतलब इस तरीके से चेक करें कि आपको आप आइडेंटिफाई कर लें कि बस ये ठीक है, जी। किस फॉर्म में ठीक है। वैसे पैनल्स के साथ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, PSI, अच्छा। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है। उस इंस्पेक्शन में ये बताया जाता है कि हमारा पैनल फ्लैश टेस्ट में इतने पावर निकाल रहा है, जो कि पास हो चुका होता है। अच्छा। इसके अलावा फिजिकल इंस्पेक्शन भी होती है। तो उस PSI रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि ये पैनल क्या प्रॉपरली कंपनी से इंपोर्ट किया गया है। उसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों मेंशन होते हैं। और फ्लैश टेस्ट से आपको पता चलेगा कि अगर 580 वोल्ट का पैनल है तो टेस्ट में भी इसने 580 ही निकाले हैं। इवन के 580 से ज्यादा निकालने होते हैं उन्होंने। तो उसकी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ वेंडर्स अगर बी को A ग्रेड बना लें तो आम लोगों को अवेयरनेस नहीं है इतनी, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कॉन्शियस रह सकते हैं आप उनको डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करें। और डिमांड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स में चेक करें कि इसका एक्सपोर्टर कौन है। अगर एक्सपोर्टर वो कंपनी खुद है, फॉर एग्जांपल जिनको कंपनी से आपने लिया, तो वो उसका क्लेम देने के लिए भी तैयार होगी। अगर किसी एजेंट से लिया होगा तो वो डाउटफुल है। अच्छा अच्छा, तो ये जो अभी नॉर्मली जो इशू आया है इसी ईयर में आया है, जिसमें सोलर प्लेट्स के अचानक ही रेट्स बहुत ही डाउन हो गए, इसका क्या रीज़न था? और आप क्या डिफरेंस देखते हैं लास्ट ईयर में और अब जो ईयर चल रहा है? बायर्स के लिए कितना बेनिफिट रहा और जो सेलर्स हैं उनके लिए कितना ये नुकसानदेह साबित हुआ है? देखिए, जो इसकी इनिशियल इसका रीज़न था वो कोविड था। अच्छा। 2020-19-20। लेकिन इसका इफेक्ट तो आई थिंक इसी ईयर में हमें शो हो रहा है इतना ज़्यादा, इससे पहले तो रेट्स के इंक्रीज होने का रीज़न। अच्छा। कोरोना में सेमीकंडक्टर मेटेरियल फार्म में चाइना दूसरे मुल्क से भी इंपोर्ट करता है, तो उसकी कुछ डील्स अफेक्ट हुई थी इसकी वजह से। तो जब आपके पास रॉ मटेरियल ही ना हो तो प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। तो वो कुछ टाइम के बाद वो बहाली होती रही, 2-3 साल में वो सारी डील्स बहाल हो गए। सही। तो रॉ मटेरियल्स फिर से फराम होना शुरू हो गया। अच्छा। तो इसका जो एक्चुअल रेट था वही 2020 में ही था। अच्छा। तो रॉ मटेरियल कम हुआ, कोविड का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा, तो इस इंडस्ट्री पे भी पड़ा। जी। उसी इम्पैक्ट की वजह से इसके रेट इंक्रीज हुए। सही। तो उसके बाद इसकी डिमांड फिर से बनी जब रेट नीचे आए। तो डिमांड के ज्यादा होने से हर कंपनी ने प्रोडक्शन पे फोकस किया और प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया। सही। इवन के ओवर प्रोडक्शन तक पहुंच गए। अच्छा। तो हर कंपनी की प्रोडक्शन ओवर हो गई और पाकिस्तान में पैनल्स की जो इंपोर्ट थी वो भी ओवर हो गई। डिमांड के अगेंस्ट जितनी सप्लाई थी उससे भी ज्यादा हो गए। तो चाइना में रेट नीचे कम होने का रीजन सिर्फ ओवर प्रोडक्शन है, और पाकिस्तान में जो रेट्स नीचे आए हैं, इवन के इंडिया में भी अभी भी हमसे डबल रेट पे है, 75 रुपीज पर वाट बनती है। तो पाकिस्तान में सप्लाई ज्यादा होने की वजह से ना रेट नीचे आ गए। सही। अच्छा, अब इसको ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज करता हूँ। जो हम स्टार्ट में डिस्कशन कर रहे थे कि एक कॉमन पर्सन प्लेट्स लेने के लिए जाता है, उसको आइडिया नहीं है कैटेगरीज का, ये वो। अच्छा, इसमें कोई ऐसी कंपनी भी है जिसको हम देख के प्रेफर कर सकते हैं कि भाई ये कंपनी की प्लेट्स अच्छी होती हैं? जी, पैनल्स की बहुत सी कंपनीज अच्छी ही हैं वैसे। अच्छा। देखा जाए तो कुछ फेमस हैं, जैसे कि टॉप 10 में जिनको है जे, कैनेडियन, अच्छा, और ट्राइना। तो इन कंपनीज में ये हो सकता है कि अगर आप कुछ कंपनीज में ग्लास के अंदर वो प्रिंट आता है उस कंपनी का नाम, या मैन्युफैक्चरिंग डेट आती है, वो अक्सर कंपनीज में आता है, वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन पैनल्स को। जैसे कैनेडियन में लिखा हुआ आता है, जिनको में लिखा नहीं होता, लेकिन उसको आप आईफोन मोबाइल से आप उसकी फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो कुछ रास्ते हैं जिससे आम लोग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा सा मैं आता हूँ इन्वर्टर के ऊपर। ये इन्वर्टर का क्या रोल है इस सोलर सिस्टम के अंदर, और इसकी कोई भी कैटेगरीज हैं? जी, टाइप्स हैं। अच्छा। उसमें हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी हैं। सिंपली इन्वर्टर का काम तो ये है कि पीवी पावर को कन्वर्ट करना आपकी डिमांड के अगेंस्ट एसी पावर में। ठीक है। उस पावर में जिससे आपके अप्लायंसेस ऑपरेट होते हैं, जिसे अल्टरनेटिंग करंट 220 वोल्ट कहा जाता है। तो इन्वर्टर्स की टाइप्स में एक ऑन ग्रिड है जो सिर्फ यूटिलिटी को फीड करने के लिए है। अच्छा। जिसे बाई डायरेक्शनल भी मीटर के जरिए फीड कर दिया जाता है दोबारा ग्रिड की तरफ।
जिसे ऑन ग्रिड भी कहते हैं या नेट मीटरिंग भी कहा जाता है। दूसरे हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। हाइब्रिड में सिंपल 2 सोर्सेस को यूज किया जाता है, उसमें आपके बैटरीज भी कनेक्ट हो जाती हैं, पैनल्स भी और वापडा भी। और थर्ड वन ऑफ ग्रिड भी है, मतलब कुछ लोग विदाउट बैटरी भी इसको सिर्फ डे टाइम के इस्तेमाल के लिए भी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। तो ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, ऑन ग्रिड, ये सब इनकी टाइप्स हैं। अच्छा, वैसे एहसन भाई हमने तो सिर्फ 2 चीजें सुनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास है जी देसी इन्वर्टर और एक है जी कोई कंपनी का इन्वर्टर। तो इसमें आप थोड़ी वजाहत कर दें कि ये देसी इन्वर्टर क्या सीन चल रहा है और ये कंपनीज के इनमें क्या डिफरेंस है? देखें, वो टेक्निकल डिफरेंस है, बहुत डीप है। और जो देसी इन्वर्टर है उसको एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से उसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो डीसी सोलर की डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करेगा। अच्छा। तो वो उस हद तक को वो कामयाब हो चुके हैं देसी इन्वर्टर्स में कि एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया। सही। उसका जो कंट्रोल है उसमें जो सेफ्टीज हैं जो आपके अप्लायंसेस को सेफ रखेंगी उसकी भी उसमें सर्किट्स होना जरूरी है। जैसा कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स में, कंपनीज वाले इन्वर्टर्स में वो मौजूद हैं, तो उसकी लैक ऑफ सेफ्टीज की वजह से वो फ्लॉप है जितना हम समझते हैं। और जो कंपनीज के इन्वर्टर हैं इनमें सारी वो सेफ्टीज दी जाती हैं जो अप्लायंसेस के लिए जरूरी होती हैं। तो यही डिफरेंस है, बाकी उनको हम बिल्कुल नहीं प्रेफर करते वो जो देसी बने हुए इन्वर्टर्स हैं। अच्छा, उसका आप क्या समझते हैं कितना लाइफ टेन्योर वो कितना निकाल लेते हैं अगर एक देसी ही हम लगवाते हैं? गरीब वहाँ में सारी या तो मिडिल फैमिली होगी या यही तबका होगा नॉर्मली जो प्रेफर करेगा। देखिए, लाइफ का क्वेश्चन की बजाय आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह है और किस एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है और रिलायबल भी है या नहीं। तो रिलायबल तो वो है नहीं, बाकी जो उसकी परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी का कहते हैं, आपकी सोलर की कितनी पावर को वो आगे आउटपुट में आपको देता है, एफिशिएंसी का लॉस तो नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन है। और ये इन दोनों चीज़ों में पीछे ही है, मतलब पैनल्स की सारी पावर जितनी ऊपर से डिलीवर हो रही है, अच्छा, उसको एग्जैक्ट कन्वर्ट करके अपने अप्लायंसेस तक पहुंचाना और रिलायबल रहना, सेफ्टीज को, अप्लायंसेस को सेफ रखना, तो ये सारी चीज़ें उसमें है नहीं, मतलब उसका बहुत डिमांड है आजकल। तो हमने भी कुछ ट्राई किए लेकिन हमें पता चल गया कि इसको हाँ फर्दर हमने प्रमोट नहीं करना। अच्छा जी, ठीक है, वो कॉस्ट फैक्टर तो है लेकिन रिलायबिलिटी को देखना। अब इसके अंदर भी मुझे थोड़ा सा बता दें कि इन्वर्टर्स में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको हम प्रेफर कर सकते हैं? जी, पाकिस्तान में तो वैसे वोल्ट्रॉनिक मेड ब्रांड भी चलते हैं, ज़्यादातर वोल्ट्रॉनिक कंपनी से बनाए जाते हैं। अच्छा, वोल्ट्रॉनिक अच्छी कंपनी है। इसके अलावा डाई कंपनी से भी बनते हैं, जो कि इन्वेरिक्स कंपनी का है नाइट्रॉक्स मॉडल, वो डाई से बनता है IP65 में। जो वोल्ट्रॉनिक के अपने स्टैंडर्ड पे बना के इन्वर्टर्स ला रहे हैं वो तो अच्छी क्वालिटी के हैं। अच्छा। जो वहाँ से कस्टमाइज करा लेते हैं, जो कि मेजॉरिटी करा रही है। ज्यादातर इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक से जरूर बनते हैं लेकिन अपनी मर्जी के होते हैं। सही। तो कस्टमाइजेशन की वजह से ना उनकी भी रिलायबिलिटी कम हो चुकी है, इवन परफॉर्मेंस भी। तो कुछ इन्वर्टर्स में ये कंप्लेंट आ रही है ज्यादा में, हाँ मैं नहीं लेता कंपनीज के, लेकिन वो आम है आजकल कि वो रिक्वायरमेंट्स जितनी है लोड की अप्लायंसेस की, उसी के अगेंस्ट वो अकॉर्डिंग वो आपको पैनल्स से पावर डिलीवर कर रहा है और सडनली वो आधे से ज्यादा लोड या सारा लोड बैटरीज को शिफ्ट कर देता है और पैनल्स की पावर बंद कर देता है। अच्छा। फिर विद इन सेकेंड्स दोबारा वो पैनल्स की पावर लेना शुरू कर देता है, या 1/3 या 1/2 मतलब हाफ ऑफ द टोटल पावर बैटरीज को स्विच कर आता है और फिर वापस सोलर पे ले आता है। तो ये एक बड़ा फॉल्ट है बहुत से इन्वर्टर्स में। सही। तो इस पे हमारे उससे बाहर है समझ से, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ फॉल्ट है। अच्छा, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। थोड़ा सा आई होप सो कि जो व्यूवर्स होंगे उनको भी सोलर का और इन्वर्टर का आइडिया हो गया। बेसिक से लेने का मकसद यही था कि एक कॉमन जो बंदा है ना वो इस साइंस को अच्छे से समझ ले। अब एक स्टेप आगे आते हैं। अब सोलर लगवाने से पहले जब हम लगवा रहे होते हैं ना, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी चाहिए कि उसको हमें आइडिया हो जाए कि मेरा इतना खर्चा होना है। मैं आगे आऊँगा जो सिनेरियोज है नॉर्मली कि इतना मैंने ये चीज़ चलाना है वो चलाना है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मुझे जनरली थोड़ा सा बता दें इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। देखिए, ये वैसे बहुत सिंपल है, एक ऑर्डिनरी पर्सन भी इसको कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है। आपने टोटल अपने घर के अंदर जितने अप्लायंसेस हैं उनकी टोटल जो कंजप्शन है पावर, ठीक है, वो आपने टोटल कर लेनी है। लाइक एक घर में एसी है, फ्रिज है और कुछ पंखे हैं और जो आपके और अप्लायंसेस हैं उनकी टोटल कंजप्शन को आप सम करेंगे और पैनल्स की मिनिमम पावर जो वो डिलीवर कर सकता है उसके साथ उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ पैनल्स निकाल लेंगे। अब पैनल्स की जो पावर है वो थ्रू आउट द ईयर वेरी करती रहती है, क्योंकि इसके कुछ फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, विंड स्पीड और एंगल।
सही। तो टेम्परेचर तो हमारे इलाकों में तो काफ़ी ज़्यादा रहता है गर्मियों ऐसी है। तो पैनल्स का जो नॉमिनल टेम्परेचर है, जिसमें डेटा शीट में भी कंपनीज मेंशन करती हैं, वो 45 है। अच्छा। तो 45 पैनल का टेम्परेचर तभी होगा जो सर्दी के दिन होते हैं, जब इन्वायरमेंट टेम्परेचर 25-30 हो तो। अच्छा जी, क्योंकि आपने उसको 45 पे ही परफॉर्म कराना है। तो सर्दियों में हाई परफॉर्मेंस पे पैनल रहता है, और वो उसका रीजन भी यही है कि टेम्परेचर कम होता है पैनल का। अच्छा। तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो पैनल का टेम्परेचर बढ़ता है, उसी रेशो से पैनल्स की परफॉर्मेंस कम हो रही होती है। अच्छा। 25 डिग्री जो है पैनल का, ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में इसको 25 पे रखा जाता है। 25 डिग्री पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस होती है। इसके बाद पर डिग्री इंक्रीज होता रहेगा, 0.3 से 0.45% पैनल्स की परफॉर्मेंस कम होती रहती है। तो गर्मी के दिनों में जब यहाँ पे पाकिस्तान में एवरेज 40 एवरेज चलता है, उस वक्त पैनल 75-80 टेम्परेचर को पहुंच चुका होता है, और उसकी परफॉर्मेंस 1/3 कम हो चुकी होती है। तो आप मिनिमम पावर जो वो डिलीवर करता है उससे कैलकुलेट करेंगे, ना कि उसकी टोटल पावर से। वो तो एपरेंट पावर है, उसकी कंडीशंस को पूरा करेंगे तब आपको पैनल 100% पावर देगा। उसकी कंडीशन में 25 डिग्री पैनल का टेम्परेचर है, 1.5 मीटर पर सेकंड विंड स्पीड है, और इस तरह एंगल है, मतलब आपका परपेंडिकुलर ही होना चाहिए सनलाइट के अकॉर्डिंग, और तीसरा जो है वो एंगल है। सही। तो ये फैक्टर्स तो पूरे नहीं कर सकते हम, ऐसे ही। तो इसलिए पावर वेरी करती है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन हमें तो इस बात की खुशी थी कि भाई आज धूप बहुत ज़्यादा निकली है तो आज अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो आप कह रहे हैं कि ये उसकी लाइफ लाइन को भी इफेक्ट कर रहा होता है। नॉर्मली सोलर्स की क्या लाइफ लाइन होती है, कितना ये एक सोलर प्लेट निकाल जाती है आपके हिसाब से? एवरेज पे हम बात करते हैं। कंपनी खुद बताती है, पी टाइप जो है 1% पर ईयर इसका डिग्रेड होता है पावर। अच्छा। फर्स्ट ईयर 3% तक जाता है टेम्परेचर की वजह से। वैसे कंपनी जिसका 0.7-0.8% पी टाइप का, और 0.3 to 0.45 या 0.5% तक एन टाइप का कहते हैं। तो 20 साल तक आप इसका ज्यादा फायदा ले सकते हैं। यानी कि जो ये वारंटी देते हैं डीलर्स वगैरह या शॉप ओनर्स वगैरह, वो सही होती है 20 से 25 साल वाली? बिल्कुल सही है, 25 साल तक। एन टाइप आप 30 साल तक ले सकते हैं उसका फायदा। उसके बाद सडनली पावर डिक्रीज हो जाती है। अच्छा। तो इसमें हमें थोड़ा सा बता दें, परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए कोई ऐसी टिप्स जिससे हम इसकी लाइफ लाइन को मजीद। देखिए, किसी सोलर पैनल प्लांट में मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ पैनल्स को साफ रखना है। अच्छा। केबल्स को ग्रेजुअली या रैंडमली आप उसको चेक करना, उनकी इंसुलेशंस को, तो वो तो एक मेंटेनेंस में आ जाता है। लेकिन ये प्रॉपर मेंटेनेंस में जो है, जो रेगुलर आपने करनी है, वो पैनल्स की सफाई है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ यूटी पेशावर में, उस पे 1 मीटर स्क्वायर के पैनल के ऊपर 50 ग्राम डस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई। अच्छा। तो उससे उसकी परफॉर्मेंस में 50% कमी हो गई है। तो आपने बस नीट क्लीन रखना है पैनल को। पानी से धो सकते हैं, कोई इशू नहीं है? धो सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन जो आपने मेरा स्किप किया, मैं दोबारा उसको हाईलाइट करूंगा। मुझे ये बताएं, जो प्राइसेस कम हुई हैं इसमें सेलर्स को क्या नुकसान हुआ है? कोई नुकसान हुआ है? जी, हर वेंडर को नुकसान हुआ है। इवन के जितनी कंपनीज बना रही हैं पैनल्स, उनको भी नुकसान हुआ है। अच्छा। मतलब ये कि इस टाइम हाई रेट्स चल रहे थे, तब भी किसी न किसी वेंडर, ज्यादातर वेंडर्स के पास परचेज पड़ी थी, तो ये ग्रेजुअली इनके रेट नीचे आए। अच्छा। तो जिसके पास जितना स्टॉक पड़ा था उसने लॉस किया। तो ग्रेजुअली और कंटिन्यूअसली हम परचेज भी कर रहे थे, हम भी और बाकी सब भी। तो वो हाई रेट्स की परचेजिंग और लो रेट्स में उसको सेल करना पड़ गया। तो तकरीबन सब वेंडर्स को ही नुकसान हुआ। अच्छा। इवन के ये रिसेंटली भी रेट इनके नीचे जा रहे हैं। तो इस टाइम जिसके पास परचेज पिछले हफ्ते की या पिछले महीने की पड़ी है, तो वो लॉस कर रहा है। अच्छा, एक और भी सिनेरियो है कि मैं जी अभी सर्दियां लगेंगी ना, सर्दियों में रेट कम होगा, सर्दियों में परचेज कर लूँगा, ये साइंस भी काम करती है? नहीं, यहाँ पे तो कोई इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता मौसम का। हाँ, सर्दियों में सेल ज़रूर कम हो जाती है, और जिसकी डिमांड कम होती है जिस भी चीज़ की, तो उसके रेट डेफिनेटली नीचे ही आते हैं। फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं इसकी प्राइसेस को? मैं अगर बात करता हूँ नेक्स्ट ईयर की। जी, नेक्स्ट ईयर भी यही रहने हैं। एक तो ओवर प्रोडक्शन है, इसके अलावा रॉ मटेरियल में जो सिलिकॉन है वो बहुत मिल रहा है चाइना को। तो 4-5 साल तक तो जितनी प्रोडक्शन है वो डिमांड से ज़्यादा ही है, तो रेट में आगे नहीं जाना। टैक्सेस हैं, वो अगर लग गए तो और बात है।
अच्छा एहसन भाई, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा एस्टिमेशन पे और इसके कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, जो थोड़ी सी हमने शुरू में भी इस पे बात की है। मैंने एक सिस्टम लगवाना है जी, मैंने 2 पंखे चलाने हैं, एक मोटर चलानी है, एक फ्रिज चलाना है और 3-4 मैंने बल्ब यूज़ करने हैं। मुझे इसका ज़रा एस्टिमेशन बना कर दे दें। एक एसी चलाना है। एसी मैंने नहीं चलाना, मैंने सिर्फ ये नॉर्मल जो मैंने घर आपको का चीज़ें use है। बताई, हाँ यही है। देखिए इसमें वाटर पंप जो है वो रेंडमली यूज होता है। इवन के वो वाटर टैंक भरने के बाद दिन में आपका यूज होता रहता है। तो ये एवरेज कास्ट में इसकी कुछ पावर डाली जाती है। वैसे आपका लाइट लोड में ना एक यूजुअल फैमिली जो है वो 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक यूज होता है उसका। अच्छा जी, उसकी क्या प्राइसिंग होती है? तो इसमें अगर आप 2 किलोवाट तक के सिस्टम को इनफ समझते हैं अपने घर के लिए, तो मैंने आपको पहले कहा है कि पैनल्स की मिनिमम पावर जो वो डिलीवर कर सकता है उसके साथ उसकी नंबर ऑफ पैनल्स की कैलकुलेशन करेंगे आप। ठीक है। तो इसमें आप 3 किलोवाट का एक सिस्टम लगा सकते हैं जिसमें 8 पैनल्स और 2 बड़ी बैटरीज, वो डिपेंड करता है रात को कितना आपने बैकअप लेना है। और 7 पैनल्स भी लगा सकते हैं जिसमें 580, 575, 565 इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। और एक 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर। ठीक है। तो इसमें डे टाइम आप फ्री हो जाएगा, मतलब आपको यूटिलिटी यूज नहीं होगी। अच्छा। और नाइट में आप जितना बैटरी से बैकअप ले सकते हैं वो भी आपका फ्री है, क्योंकि वो सारी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो अपने पैनल से ले रखी थी ना बैटरीज में, तो उसके बाद फिर आप यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कितना कॉस्ट करेगा? कुछ ये 4 लाख तक ये सिस्टम बन जाता है 3 किलोवाट का। अच्छा, नहीं एक मैं जिसमें डिस्कस कर रहा था, एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैंने चलाना है जी, फ्रीजर चलाना है, मोटर मैंने चलानी है, 2 पंखे चलाने हैं और 2 बल्ब चलाने हैं। ये 2 kV के अंदर नहीं मैनेज हो जाएगा? ये 2 kV ये जो सिर्फ दिन के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा बिल्कुल ही सोलर पे चले, सिर्फ मुझे बैटरीज भी यूज नहीं करनी। ये 2 किलोवाट से आप मैनेज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ इंडक्टिव लोड जो है वो अपनी रेटेड पावर से स्टार्ट के वक्त 3 टाइम्स पावर लेते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। तो इसमें जो वाटर पंप है आपका ये 1000 वाट तक है। अच्छा। जो यूजुअली घरों में लगा हुआ है। तो 2 किलोवाट का एग्जैक्ट जो इन्वर्टर है वो वाटर पंप की स्टार्टिंग इनरश करंट को फेस नहीं कर सकता। सही। इसलिए आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएंगे। अच्छा। दूसरा रीजन 2 किलोवाट के इन्वर्टर जितने भी हैं वो ज्यादा पैनल्स की कैपेसिटी नहीं रखते, तो आप वहाँ 4-5 पैनल्स तक लिमिट रहेंगे, तो इसलिए आपको कुछ पावर ज्यादा ही रखनी पड़ती है। अच्छा, तो इसलिए मैंने 3 किलोवाट रिकमेंड किया। ठीक है। और इसमें प्लेट्स कितनी लगेंगी? इसमें पैनल्स जो है वो मिनिमम जो है ज़्यादा टेम्परेचर जो इतना रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पे 570, 580 वाट का पैनल मिनिमम 380 वाट दे रहा है, तो 6 पैनल्स भी इनफ हैं। अच्छा। ज़्यादा जो ख्याल रखा जाए ना इसमें वो ये है कि टोटल जितनी आपकी डिमांड है, जितना आपका यूज है पावर का, वो प्लस बैटरीज की चार्जिंग। अच्छा। इसको लोग अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ अपने लोड के अकॉर्डिंग पैनल सिलेक्ट करके और इंस्टॉल कर देते हैं। तो बैटरीज ने भी कहीं से चार्ज तो होना है। एग्जैक्टली। तो यूटिलिटी अगर आपने ऑफ कर रखी है तो ये पैनल्स पे ही डिपेंड करेगा चार्जिंग के लिए। ऐसी बात है। तो आपने बस ये एक फार्मूला सा है छोटा सा, इससे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें हम एसी एक ऐड कर देते हैं और हम चाहते हैं कि दिन के अंदर चलो एसी चलता रहे, वो भी अगर इसमें ऐड होता है तो फिर कितने केवी तक जाएगा? फिर आप 5 kVA या 6 kVA तक जा सकते हैं, क्योंकि फिर नंबर ऑफ पैनल्स इंक्रीज करने पड़ते हैं। इवन कि आप 3 किलोवाट के इन्वर्टर से एसी चला सकते हैं। उसके बाद फिर लिमिटेशंस हैं, कुछ पंखे, एक फ्रिज, 2-3 लाइट हैं, बस इससे ज्यादा आप लोड नहीं डाल सकते। लेकिन नंबर ऑफ पैनल्स इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि 3 किलोवाट के इन्वर्टर्स की पीवी कैपेसिटी, जो पैनल्स उठाने की जो ताकत है वो कम होती है, मैक्सिमम 8-9 तक रहती है इसकी। तो फिर आपको 6 kVA पे जाना पड़ेगा। फिर अगर ये सारा लोड आपने मैनेज करना है डे टाइम में, लेकिन फिर आप 4 बैटरीज लगाएंगे या लिथियम की एक बड़ी बैटरी, तो जो 3 किलोवाट के साथ आपको बैटरी की चार्जिंग के लिए जितनी पावर चाहिए थी अब आपको 2 गुना चाहिए 6 kVA। तो नंबर ऑफ पैनल्स जो है बढ़ जाते हैं उसमें, 12 पैनल्स तक जा सकते हैं। ये 7.5-8 लाख तक एक्सपेंस आ जाते हैं, इनिशियल कॉस्ट पड़ती है। अच्छा। इसमें एक हाइब्रिड इन्वर्टर है 6 kVA का, 6 किलोवाट का, 12 नंबर ऑफ पैनल्स हैं, अच्छी लिथियम की एक बैटरी है, तो एसेसरीज वगैरह भी, सेफ्टीज आप अच्छी यूज कर लें, एसपीडीज प्रॉपर अर्थिंग हुई पड़ी हो, सही, तो 8 लाख तक आपका एक्सपेंस हो जाता है। एहसन भाई मुझे ये बताएं कि मेरे पास हैं जी
2 लाख रुपए, मैं इन 2 लाख में कैसा सिस्टम मेरे पास आ सकता है और वो क्या कुछ चला सकता है? मुझे ये सिंपल वर्ड्स के अंदर बता दें। देखिए 2 लाख में अगर कोई हाइब्रिड इन्वर्टर आप लगाते हैं तो वो मैक्सिमम आपके जो घर का लाइट लोड है, जिसमें आपके पंखे, लाइट्स, ठीक है, और मोटर या फ्रिज में से भी कुछ चीज़ ऐड हो सकती है इसमें? जी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज और कुछ वॉशिंग मशीन टाइप, वाटर पंप की तरफ आप नहीं जा सकते। नहीं जा सकते बिल्कुल। अगर हम ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करते, फ्रिज भी और वॉशिंग भी, फिर भी हम नहीं जा सकते उसमें? देखें फिर भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको इन्वर्टर की ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए। और 2 चले लाख मैं 3 लाख इसको कर देता हूँ। 3 लाख में हो जाएगा। 3 लाख में ये सारा काम भी हो जाएगा, और उसमें आपको ऑफ ग्रिड इन्वर्टर यूज़ करना होगा विदाउट बैटरीज। अच्छा, उसमें आप एसी भी 1 टन का चला सकते हैं इस सारे लाइट लोड के साथ। 3 लाख में? 3 लाख में। अच्छा, उसमें कितने पैनल्स लगेंगे? 8 पैनल्स। 8 पैनल 3 लाख के अंदर आ जाएंगे, और वो इन्वर्टर भी आ जाएगा। इन्वर्टर कितना कॉस्ट करेगा इसके अंदर? इन्वर्टर आपको मिनिमम जो है, एक तो वो लोकल से हट के हम बात करेंगे। अगर उससे हट के बात करें तो मिनिमम कैपेसिटी 3 किलोवाट में आती है, 3.5, 3.0, तो वो आपका 1 लाख तक आ जाता है। अच्छा, हाँ, नॉर्मल क्वालिटी में। मतलब 3 लाख के अंदर कोई भी सिस्टम लगा सकते हैं, एक एसी भी चला सकता है। जी, एसी भी चला सकते हैं। हालांकि लोग डरते हैं ना इस चीज़ से, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग करता है। जिस तरह से आपने पहले कॉस्टिंग की है, नॉर्मली लोगों को उसी चीज़ का आइडिया होता है। तो ये वो चीज़ थी, वो हाइब्रिड है जिसमें हर चीज़ प्रॉपर, बैटरीज भी इन्वॉल्व है। मैं ये 3 लाख से कुछ ऊपर ही होगा, ये ऑफ ग्रिड का। हाँ, राउंड अबाउट यही चीज़, राउंड अबाउट। एग्जैक्टली। अच्छा एहसन भाई, आप तकरीबन पिछले 10 साल से इस फील्ड के अंदर सर्व भी कर रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितना इस सेक्टर को सपोर्ट करती है या इसके अंदर आपको हेल्प आउट करती है? देखिए डायरेक्टली तो कोई सपोर्ट उनकी कोई बनती नहीं है, कि मतलब इनडायरेक्टली ये है कि उन्होंने टैक्स से इसको एग्जाम्प्ट कर रखा है, टैक्स इस पे नहीं है। अच्छा। हाँ, हमें किस फॉर्म में एज अ इंस्टॉलर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ वेंडर, तो उस फॉर्म में तो कोई सपोर्ट नहीं है। बस ये सपोर्ट उनकी काफ़ी है कि टैक्सेस पैनल्स पे नहीं लगाए। उसका इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है, फायदा है, वो एंड यूजर को ही है, हमें तो नहीं है उसका। लेकिन ओवरऑल उनका फोकस रहता है गवर्नमेंट का कि रिन्यूएबल सोर्स है, इसको कम टैक्सेस करके इजीली एंड यूजर तक पहुंचाया जाए। एनर्जी क्राइसिस काफ़ी टाइम से पाकिस्तान फेस कर रहा है, लोग ही फेस कर रहे हैं उसको, तो ये एक अच्छा अल्टरनेट सोर्स है। तो अब तो रेट्स वैसे कम हो गए हैं, हर इंसान तक उसकी एक्सेस है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि दूसरे मुल्कों के अंदर भी ये इसी तरह से सोलर पैनल्स का कंसेप्ट है, या सिर्फ हमारे पास ही इसका ज़्यादा कंसर्न या शो किया जाता है, या कंसेप्ट है ज़्यादा? क्योंकि चाइना भी फोकस पाकिस्तान के ऊपर ही कर रहा है। क्या हमारे मुल्क में सिर्फ लोड शेडिंग है, बाकी कहीं पे इसको नहीं यूज़ किया जाता? नहीं, सिर्फ बाकी मुल्कों में यूज़ किया जा रहा है, ह्यूज अमाउंट में किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो उनका प्राइमरी सोर्स है उससे इंडिपेंडेंट होने के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ तो एनर्जी क्राइसिस, यहाँ तो आप बिजली है ही नहीं, तो जब होगी ही नहीं तो आपको कोई तो अल्टरनेट सोर्स चाहिए। ऐसी है, दूसरे मुल्कों में इंडिपेंडेंट होने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, और बड़ी मिकदार में यूज किया जा रहा है। अगले 5 से 10 साल में आप सोलर एनर्जी और सोलर पैनल्स की इस फील्ड को कहाँ पे देखते हैं? बहुत आगे जाएगी। जाहिर बात है, जब क्राइसिस इस तरह से आएंगे तो आगे जाएगी ना। इसमें कुछ मुल्कों का फोकस इस वजह से भी इस तरफ है कि फॉसिल फ्यूल्स की जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन का रीजन है, उसको खत्म किया जाए। तो उसको खत्म करने के लिए किसी रिन्यूएबल सोर्स पे आना पड़ेगा, तो उसमें प्रायोरिटी पे पैनल्स ही हैं, सोलर पैनल्स ही हैं, तो बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, मुझे तो यही लग रहा है इसका। अच्छा एहसन भाई, ये नेट मीटरिंग क्या चीज़ है? नेट मीटरिंग सिंपल ये है कि जितनी एक्सेस आपके पास पावर जनरेशन में है, जितनी आप जनरेट कर रहे हैं, उसमें जितनी सरप्लस पावर है, वो बजाय उसको ज़ाया करने के आप उसको बाई डायरेक्शनल मीटर के जरिए वापस बाबडा की तरफ बाबडा को बेचना है हमने, बेचना है जी। अच्छा, तो बस यही एक प्रोसेस। ये हर जगह पे हो सकता है, के के पंजाब, हर जगह हर कोई कर सकता है? हर जगह हो सकती है, जहाँ भी एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह भी है इसका, या हर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ नेपरा उसमें इन्वॉल्व रहता है। आपका वो जो यूटिलिटी का जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे हमारी तरफ पेस्को है, वो इन्वॉल्व रहता है। आपका डॉक्यूमेंटेशन फिर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होती है, और बस उन्होंने एक्टिव करना होता है उसको। अच्छा, मतलब वो पर यूनिट का हिसाब होता है, इसी तरह से वही परचेज कर रहे होते हैं? अभी तक तो ये था कि जितने यूनिट्स आप एक्सपोर्ट करेंगे उसी के अगेंस्ट आपको उतने यूनिट्स दोबारा मिलेंगे। अच्छा, तो जब वो दोनों इक्वल हो जाएं तो बिल जीरो ही रहता है।
जब आपने इंपोर्ट ज्यादा किए तो बिल आएगा, ऐसे ही है। अगर आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किए तो फर्दर क्रेडिट में रह जाएगा। अच्छा, वापस क्रेडिट। लेकिन आप सुन रहे हैं कि 2 मतलब या 3 पैसा हमें नहीं आना, हमारा उसी तरह से उन्होंने एडजस्ट करने हैं उसको। यूनिट्स में एडजस्टमेंट होगी उसकी। अच्छा, मैनेज करेंगे उसको। अच्छा एहसन भाई, कितनी बचत हो जाती है ये नेट मीटरिंग से? सर ये डिपेंड करता है आपने कितनी पावर इंस्टॉल कर रखी है और कितनी फीड कर रहे हैं। अच्छा, तो जितनी आपकी रात की डिमांड है, जितना आप यूटिलाइज करते हैं या जितने यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, जी जी, वो प्लस डे टाइम की आपकी कंजप्शन, अगर इतनी पावर आप इंस्टॉल कर दें तो आपका बिल 0 हो जाएगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप कितना बिल को कम करना चाहते हैं। तो इसके नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस होता है वो कितना टाइम लेता है, ये डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ? सर ये ऐसा ना हो कि हम आज इसको शुरू करें और गर्मियां खत्म हो जाएं और फिर उसके बाद जाके हमारा जी होगा ऐसे ही। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे आपका ताल्लुक है, नेपरा इन्वॉल्व है, रिलेटेड वापडा का जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व है। तो डिपेंड करता है, वो कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, 3-4 महीने लग जाते हैं उनके फाइल को प्रोसेस होते होते। अच्छा, जो आपके इन्वर्टर्स हैं, पैनल्स हैं, वो तो एक दिन में भी इंस्टॉल हो जाते हैं, तो बस ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा टाइम ले जाती है। अच्छा, चलें एहसन भाई इसको कंक्लूड करते हैं। लास्ट में आपका तो डेली का लाखों का काम है, अब इसमें मुझे सिंपल सा ये बता दें कि आप जो कॉमनली इश्यूज फेस कर रहे हैं वो क्या हैं जो आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए, कॉमन बंदे जो फेस कर रहे हैं? टेक्निकल इश्यूज की बात कर रहे हैं सर, वो ये है कि प्रॉपर सिलेक्शन जो है आपके लोड की गाड़ी, उससे कम पैनल्स लगा देना, इन्वर्टर को कैपेसिटी कम कर लेना, और प्रोफेशनल्स का मार्केट में ना होना। जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं वो भी सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो उसका ड्रॉबैक तो क्लाइंट को फेस करना होगा ना। तो उसमें इश्यूज बाद में निकलते हैं। और दूसरा मेन जो है वो प्रॉपर सिलेक्शन है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी और क्या इंस्टॉल किया जा रहा है। सही। तो ये हमें भी फेस करने पड़ते हैं। क्लाइंट अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ इंस्टॉल कर लेता है, सेल में हम उसको पैनल्स दे देते हैं, इन्वर्टर देते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ लोड उस पर चला देता है जो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। तो इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं हमारे पास। सही, ज़बरदस्त हो गया, आपने बड़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की हैं एहसन भाई। फर्दरली अगर आपसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहे, कंसल्टेंसी लेना चाहे या कुछ भी परचेज़ करना चाहे, तो हम आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं, कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होगी। फर्दर इसके रेलेवेंट कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एहसन भाई का नंबर आपके साथ शेयर कर दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।